ध्यान देना बच्चों लोग, आप लोग को एटॉमिक रेडियस का जनरल ट्रेंड पता है, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या होता है बच्चों लोग? तो लोग पता है कि अगर बात करते हैं अलोंग द पीरियड का, तो अलोंग द पीरियड में क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप पे जब आते हैं तो क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है, ठीक है। इसमें चलते हैं कुछ स्पेशल केसेस में, तो जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, तो उसे मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट है कि पहला स्पेशल केस है ग्रुप 18, जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस फैमिली, ठीक है। तो नोबल गैस फैमिली का रेडियस अबनॉर्मली हाई होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या बोले थे हम लोग? ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस। हम लोग को पता है कि नोबल गैसेस के लिए बस कौन से रेडियस हम डिफाइन कर सकते हैं? तो नोबल गैस के लिए हम लोग बस डिफाइन कर सकते हैं वैन डर वाल रेडियस। हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं वैन डर वाल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? तो आपको पता है कि दो एटम जब नियरेस्ट क्लोज पास पहुंचेगा, किस फोर्स के कारण? लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। उस पॉइंट पे दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हाफ होता है वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस जो होता है बाय डिफॉल्ट लार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए नोबल गैस का रेडियस क्या होता है? अब नॉर्मली हाई होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आप बात करते हो जनरल ट्रेंड का, तो अगर जनरल ट्रेंड का अगर बात करते हो तो ध्यान देना, आप लोग को मैं क्या समझाया था कि जब भी किसी पीरियड का बात करते हो तो पीरियड में क्या होता है, जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो यानी इधर से इधर मूव करते हो आप, तो नोबल गैस लास्ट में आता है। तो जनरल ट्रेंड के बेसिस पे आपका नोबल गैस का जो साइज होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए था। जनरल ट्रेंड यही बोलता है ना, जब भी आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो आपका साइज घटना चाहिए। इसके बेसिस पे नोबल गैस किसी पीरियड में लास्ट में आता है। इसका मतलब क्या है, किसी पीरियड में सबसे छोटा क्या होना चाहिए था नोबल गैस को, ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि नोबल गैस के लिए हम लोग पास कौन सा रेडियस डिफाइन होता है, तो नोबल गैस के लिए डिफाइन होता है वैन डर वाल रेडियस। तो जो एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन रियलिटी क्या होता है, होता है कि नोबल गैसेस जो होता है वो आपका सबसे लार्जेस्ट होता है इन एनी पीरियड। तो इन रियलिटी नोबल गैस हैव द लार्जेस्ट रेडियस इन एनी पीरियड। क्यों होगा ऐसा? तो ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। आपको ऐसा ही आंसर लिखना है। आपके स्कूल में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बस ये आंसर दे देना, ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस। आपको नंबर फुल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्पेशल केस। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, सेकेंड स्पेशल कहाँ पे था? तो हम बात किए थे ग्रुप 13 का। तो ग्रुप 13 में एलिमेंट्स क्या क्या होता है बच्चों लोग? तो ग्रुप 13 में अपना एलिमेंट्स होता है क्या क्या? बोरोन, अल्युमिनियम और गैलियम, इंडियम, थैलियम। सारे का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 5, 13, 31, 49 एंड 81, ठीक है। इन सारे का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दिया, सारे का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए था? बाय डिफॉल्ट नीचे आने से रेडियस बड़ा होना चाहिए था। नीचे से मूव करोगे, इन डाउन द ग्रुप जब मूव करोगे तो आपका रेडियस इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आपके पास है? तो गैलियम और अल्युमिनियम में एक्सेप्शन है बच्चा। गैलियम एंड अल्युमिनियम में एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? तो अल्युमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा हो जाता है, या ऐसा बोल सकते हो आप, गैलियम का साइज जो कि अल्युमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, ऐसा अपना जनरल ट्रेंड बोलता है। बट गैलियम का साइज अल्युमिनियम से छोटा होता है। तो पॉइंट इसका रीजन क्या बोलेंगे? तो पॉइंट है इसका रीजन हम क्या बोल सकते हैं? तो ध्यान, अब इसका रीजन छुपा हुआ है इसके कॉन्फ़िगरेशन में। तो ध्यान देना, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जो रीजन छुपा हुआ है, तो ध्यान दोगे क्या छुपा हुआ है। तो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखना, डी सबसेल फिलअप हुआ है। और आप लोग को मैं क्या बोल चुका हूँ कि डी के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पुअर होता है। तो डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन डाले हो उसके कारण आपको इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन को भी डालना पड़ा होगा। यानी गैलियम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा गया होगा इस 10 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग। उस 10 प्रोटॉन का जो फोर्स होगा
उसको डी का 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो गैलियम का जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल क्या है, फोर्थ सेल, ये फोर्थ सेल आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, साइज छोटा हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ नीचे आपको लिख के समझाया हुआ है आपके नोट्स में, ठीक है, कि ड्यू टू पोर शील्डिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जो है, उसमें अट्रैक्शन क्या हो, इंक्रीज करेगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, गैलियम का साइज डिक्रीज करता है, और इतना डिक्रीज करता है, इतना डिक्रीज करता है कि एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाएगा, मतलब साइज तो गैलियम का घटेगा और इतना ज्यादा घटता है कि एल्युमिनियम से भी पीछे चला जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जानना था। अब ध्यान देना, जब इसका हम बात कर रहे हैं तो इसको आप एक्सटेंड नहीं करोगे आयनिक रेडियस में, अगर इस सेम फिनोमेना को आप आयनिक रेडियस में एक्सटेंड मत करना। बोलना हम क्या चाह रहे हैं, गैलियम और एल्युमिनियम दोनों का अगर हम आयन क्रिएट कर दें, दोनों का अगर हम आयन क्रिएट कर दें तो उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है, उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। तो वही चीज हम समझाया हुआ है कि देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन इन इन आयनिक रेडियस, मतलब एल्युमिनियम +3 और गैलियम +3 में गैलियम +3 का साइज लार्ज होगा। इसका रीजन ये होता है ना कि दोनों का जब आयन क्रिएट करते हो, तो आयन जब क्रिएट करते हो तो क्या होता है, आपका आउटर मोस्ट सेल खत्म हो जाएगा, एल्युमिनियम का थर्ड सेल खत्म हो जाएगा और गैलियम का फोर्थ सेल खत्म हो जाएगा, इसको आप हटा दे रहे हो। आयन का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, पूरा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो अगर इसको डिलीट कर दोगे तो क्या होगा, गैलियम का गैलियम का जो पोर सेल का इम्पैक्ट जो आउटर सेल पर दिख रहा था, वो आउटर सेल ही खत्म हो चुका है, वो आउटर सेल ही खत्म हो चुका है, तो पोर सेल का कोई इम्पैक्ट नहीं बचेगा, तो सिंपल केस हो गया। तो एल्युमिनियम का थर्ड सेल खत्म हो चुका है और गैलियम का फोर्थ सेल खत्म हो चुका है। तो गैलियम में अल्टीमेटली सेल का नंबर क्या है, 3 सेल है, और एल्युमिनियम में 2। तो गैलियम +3 में कितना सेल हो चुका है, तो 3 सेल हो चुका है, और L+3 में कितना सेल हो चुका है, 2 सेल हो चुका है। तो चूंकि गैलियम +3 में सेल का नंबर ज्यादा है, सेल का नंबर ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, आपका गैलियम +3 का साइज एल्युमिनियम से +3 से लार्ज होगा, आपका गैलियम +3 का साइज आपका एल्युमिनियम +3 से क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। तो ये रहेगा सारा इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप 13, ग्रुप 13, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ग्रुप 4 पे। कहाँ मूव करते हुए, चलो ग्रुप 4 पे, ठीक है। तो ये देखो, आपका जो भी यहाँ पे जो भी मैं बात किया हूँ, वहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है, तो आप डेटा को भी देख सकते हो। डेटा को देख सकते हैं मतलब देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी से डेटा लिया हुआ है। तो गैलियम का साइज देखो, गैलियम का साइज कितना दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो गैलियम का साइज 135 था, और एल्यूमिनियम कितना दिया, 143, यानी गैलियम का साइज क्या है, छोटा हो चुका है। लेकिन अगर हम आयन का बात करते हैं, आयनिक रेडियस का, +3 स्टेट का, तो +3 स्टेट में देखो एल्यूमिनियम का साइज कितना है, 53.5 है, और गैलियम कितना, 62 है, यानी गैलियम का साइज, यानी गैलियम +3 का जो साइज है वो ज़्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम +3। तो आपके एनसीईआरटी का डाटा इसको सपोर्ट कर रहा है जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दोगे। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 4 का, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 4 का, ठीक है, तो अगर बात करते हैं ग्रुप 4 का, तो ध्यान देना, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ग्रुप 4 में एलिमेंट क्या क्या था, ग्रुप 4 में एलिमेंट आप देखोगे तो क्या है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम है, जर्कोनियम है और हफनियम है। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हफनियम होता है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हफनियम। सारे का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, टाइटेनियम 22, जर्कोनियम 40, हफनियम 72, हफनियम 72, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो देखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हफनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 4f आ चुका है, 4f आ चुका है, 4f 14 आ चुका है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है ना, आपका रेडियस, तीनों का रेडियस बताया हुआ है। टाइटेनियम का रेडियस कितना है, 147 है, जर्कोनियम का रेडियस कितना दिया हुआ है, 160, और हफनियम का रेडियस कितना दिया हुआ है, 159 पिकोमीटर, ठीक है। तो बाई बाई ट्रेंड क्या बोलता है, अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम चलते तो नीचे से आपका क्या होता है, नीचे से आपका क्या होता है चलो, तो रेडियस क्या होना चाहिए था, रेडियस इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दिख रहा है आपको, कि जर्कोनियम का जो साइज है, जो जर्कोनियम का साइज है वो हफनियम से बड़ा हो जा रहा है, या ऐसा बोल सकते हो कि हफनियम का साइज जर्कोनियम से छोटा हो गया, ठीक है। अब छोटा होने का लॉजिक क्या है,
लॉजिक फिर से कॉन्फ़िगरेशन पे देखो, लॉजिक जो होगा फिर से कहाँ मिलेगा हमको, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप थोड़ा चेक करो। तो कॉन्फ़िगरेशन जब चेक करोगे तो ध्यान देना, आपको दिखेगा कि हॉफनियम जो है, हॉफनियम में क्या है, 4f14 है। तो ये 4f14 जो है ये अंदर में फिलअप है, यानी 4 सेल में फिलअप है। इस 14 इलेक्ट्रॉन के कारण आपके सिस्टम में 14 प्रोटॉन भी क्या होगा, 14 प्रोटॉन भी क्या होगा। और हमको पता है कि आपका जो एफ का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग क्या होता है, चलो एफ का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग क्या होता है, चलो पुअर होता है। एफ का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग क्या होगा, चलो पुअर होगा। अब अगर अब हम बोल रहे हैं कि एफ का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पुअर होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आउटर मोस्ट क्लाउड पे, आउटर मोस्ट क्लाउड ऑफ हॉफनियम यानी 6 सेल पे अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इन जो आउटर मोस्ट सेल है उस पर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए क्या होता है कि हॉफनियम का साइज जर्कोनियम से छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर आयनिक रेडियस आप कंपेयर करोगे तो आयनिक रेडियस में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन इन द आयनिक रेडियस। ठीक है, यानी जर्कोनियम प्लस टू और हॉफनियम प्लस टू और कंपेयर करेंगे साइज को तो हॉफनियम प्लस टू लार्ज होगा, हॉफनियम प्लस टू लार्ज होगा। क्योंकि प्लस टू स्टेट बनाने का मतलब क्या है, आप आउटर मोस्ट सेल को खत्म कर दे रहे हो, आप आउटर मोस्ट सेल को खत्म कर दे रहे हो। जो इम्पैक्ट है ना पुअर शील्डिंग का, वो आउटर मोस्ट सेल पे फिर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल तो वहाँ पे है ही नहीं। आउटर मोस्ट सेल तुम्हारा क्या हो चुका है, वो आपका अल्टीमेटली क्या हो गया, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है, पूरा पूरा कोलैप्स कर चुका है। उस पर इम्पैक्ट हमको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो आयनिक रेडियस में एक्सेप्शन मत करना, आयनिक रेडियस में एक्सेप्शन को नहीं करोगे। तो ये रहेगा आपका ग्रुप 4। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग डी ब्लॉक फैमिली पे। डी ब्लॉक फैमिली में आपको पता होगा, डी ब्लॉक फैमिली में क्या है, आपके पास अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड का, अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड का, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक में अगर अलोंग द पीरियड का, तो इस बात को ध्यान देना आप लोग कि अलोंग द पीरियड में आपके डी ब्लॉक के लिए 3 पीरियड होता है। ठीक है, और डी ब्लॉक में कितना एलिमेंट्स होता है हर पीरियड में, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ देखने के बाद चेक करना। तो देखो यहाँ पे डी ब्लॉक में कहाँ से स्टार्ट होता था, डी ब्लॉक में किसको हम बोल रहे हैं बच्चों, तो ये आपका डी ब्लॉक फैमिली है, ये आपका डी ब्लॉक फैमिली है, ये आपका डी ब्लॉक फैमिली है। डी ब्लॉक फैमिली में देखो कितना कितना पीरियड है, तो ये देखो एक पहला पीरियड अपने पास डी ब्लॉक के लिए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मेरे को इंटरेस्ट होता है शुरू का 3 से, ए वाला, ए और ए, इस 3 से मेरे को इंटरेस्ट है। ठीक है, और देखो हर पीरियड में कितना एलिमेंट है, तो हर पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हर पीरियड में कितना एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट होता है। तो डी ब्लॉक का किसी भी सीरीज में, डी ब्लॉक का किसी भी सीरीज में आपका 10 एलिमेंट होगा, 10 एलिमेंट होगा। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को बोलते हैं फोर्थ पीरियड। मतलब स्कैंडियम का जो सीरीज है, स्कैंडियम से स्टार्ट होगा सीरीज, स्कैंडियम से लेके कहाँ तक जाएगा, जिंक तक जाएगा, वो किस पीरियड में आएगा, वो फोर्थ पीरियड में आएगा। ठीक है, फिर इट्रियम वाई से जो कैडमियम तक जाएगा वो किस पीरियड में होगा, वो फिफ्थ पीरियड में होगा। फिर वो लैंथ्रम से जो स्टार्ट होगा और इन करेगा मरकरी पे, वो किस में होगा, सिक्स पीरियड में होगा, सिक्स पीरियड में होगा। तो आपके पास जो अपने काम का है, अपने काम का 3 पीरियड हमको पढ़ना है। फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक में क्या होगा, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड के डी फैमिली में क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टडी को 2 पार्टे बांट रहे हैं, यहाँ पे स्टडी को हम 2 पार्टे बांट रहे हैं। एक स्टडी करेंगे अलोंग द पीरियड में क्या होने वाला है, मतलब जब ऐसे ऐसे मूव करोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा साइज पे। ठीक है, और दूसरा केस पढ़ेंगे जब वर्टिकली नीचे होगा तो क्या पड़ेगा, यानी डाउन द ग्रुप आने से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अलोंग द पीरियड मूव करने पे क्या पड़ने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो अगर हम इसको अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले मूव करते हैं अलोंग द पीरियड में क्या होता है। तो अलोंग द पीरियड समझाने के लिए, अलोंग द पीरियड आपको समझाने के लिए आपके पास यहाँ पे 10 नंबर लिख चुके हैं, तो 10 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको बता रहा है 10 एलिमेंट के बारे में, उस डी फैमिली का 10 एलिमेंट के बारे में। तो हमको पता है कि डी ब्लॉक के हर पीरियड में 10 एलिमेंट होगा, 10 एलिमेंट को रेफर कर रहा है। तो ये बोला गया कि जैसे से फर्स्ट से लेकर 10 तक मूव करते हो, जैसे से फर्स्ट से लेकर 10 तक मूव करते हो, तो शुरू का 1 से लेकर जो 5 है ना, 1 से लेकर 5 तक क्या होता है, आपका साइज घटता है। तो यहाँ देखो लाइन से दिखाया हुआ है, तो 1 से लेकर 5 तक में साइज आपका डिक्रीज करता है, साइज आपका डिक्रीज करता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा,
678 में क्या होता है, नियरली आपका साइज कांस्टेंट होता है। तो नियरली क्या होता है, 1 से 5 तक में साइज घटेगा, 6 से लेके 8 तक में, तो 678 जो एलिमेंट नंबर 678 होता है उसमें साइज आपका नियरली कांस्टेंट होता है, साइज आपका नियरली कांस्टेंट होता है, ठीक है। और 9 10 एलिमेंट नंबर जो लास्ट 2 का एलिमेंट जो होता है ना किसी भी पीरियड में डी ब्लॉक फैमिली में, उसमें क्या होगा, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस लॉजिक समझना है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी मेलोन द पीरियड मूव करेंगे तो साइज घटना चाहिए था, साइज आपका घटना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनोमली है, यानी थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का चीज दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है, एफ ए का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एफ आर का मतलब होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। एफ ए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एफ आर मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि जैसे 1 से लेकर 5 तक रहोगे, 1 से लेकर 5 तक रहोगे, आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका वैल्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन से बड़ा होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन से क्या होगा, लार्ज होगा। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं कि जब आप इस एरिया में हो, 6 7 8 में हो, तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्सन है नियरली अपने आप को बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। और 9 10 में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन अट्रैक्शन से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये रिपल्सन अट्रैक्शन किसके बीच का है इसको जानेंगे। ये आपका लॉजिक तो यहाँ समझाया हुआ है, बट अल्टीमेटली किसके बीच का अट्रैक्शन रिपल्सन का बात कर रहे हैं ये हम लोग अब समझने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। तो पहले पहले आपके सामने मैं डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो हम लोग जो ऊपर सीखा हुआ है उसको ऊपर देख लेते हैं कि हम लोग जो ऊपर पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का डी ब्लॉक से डेटा उठाया हुआ है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा आराम से डेटा। तो यहाँ ध्यान देना, हम लोग बात क्या किए थे कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक आपका क्या होगा, आपका वैल्यू क्या होगा, घटना चाहिए। तो यहाँ देखो, आपको एलिमेंट के साथ रेडियस का डेटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला, ये डेटा को आप फोकस करना। तो यहाँ डेटा को फोकस करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 164 147 135 129 137 126, ये हो गया टिल कहाँ तक, 137 तक हो गया, ये हो गया आपका टिल हो गया ग्रुप नंबर कहाँ तक, ये हो गया 5 तक, ठीक है। ये आपका 5 तक आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5। इस 5 में भी छोटा सा एक्सेप्शन आपको दिख रहा होगा। एक्सेप्शन क्या है, जो देखो क्रोमियम है, यहाँ तो कोई एक्सेप्शन मार्क कर लेना, जो क्रोमियम है इसका 129 है। तो क्रोमियम से छोटा होना चाहिए था किसको, मैग्नीज को, बट मैग्नीज का जो साइज होगा वो क्रोमियम से क्या होता है, लार्ज हो जाता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है जिसको आपको मार्क कर लेना है। क्रोमियम क्रोमियम का जो साइज होगा वो एम से बड़ा होना चाहिए था, एम से बड़ा होना चाहिए था, बट एम का साइज क्या होगा, क्रोमियम से लार्ज। यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग को दिख रहा है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि देखो 6 एलिमेंट क्या होगा, आयरन होगा। तो आयरन 7th एलिमेंट क्या है, कोबाल्ट होता है 27 का। और उसके बाद क्या होता है, निकल होता है। देखो यहाँ पे देखो साइज नियरली सेम है, नियरली कांस्टेंट है, 126 125 125, ठीक है। तो इनका देखो, इन तीनों का साइज क्या नियरली कांस्टेंट है। जो मैं बात किया था ना, एलिमेंट नंबर 6 7 8 का साइज क्या होता है, नियरली कांस्टेंट होता है। तो डाटा भी, डाटा जो दिया हुआ है वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि साइज क्या है, नियरली कांस्टेंट है, ठीक है। लास्ट का जो एलिमेंट होता है, इन 9th एलिमेंट एंड 10th एलिमेंट, उसमें साइज बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे साइज बढ़ा भी हो रहा है। आपका जो 29 होता है कॉपर होता है, तो कॉपर का साइज क्या 128 लिखा हुआ है, तो कुछ इंक्रीज हुआ। अगला एलिमेंट क्या बोल रहा है, तो अगला एलिमेंट क्या आपके पास है, तो अगला एलिमेंट जिंक होता है, तो जिंक का भी साइज कुछ इंक्रीज करता आपको दिख रहा है, कुछ इंक्रीज करता आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप इतना सोच सकते हो। तो यहाँ पे वो आपको एक एक्सप्रेशन भी मार्क करना है। हम लोग जेनरल ट्रेंड में क्या पढ़े थे, जनरल ट्रेंड में साइज घटना चाहिए था, और हम जो सीखे उसमें क्या बोले कि पहले 1 से लेकर 5 तक क्या होगा, साइज घटेगा। 6 7 8 में साइज नियरली कांस्टेंट होगा, और 9 10 में एलिमेंट का साइज बड़ा हो जाएगा। तो हम जो पढ़ा है उसमें भी एक, उससे भी एक एक्सेप्शन निकल के आ रहा है, क्या, क्रोमियम का साइज मैग्नीज से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी उल्टा बोलो, जो मैग्नीज का साइज एमएन का साइज है वो क्रोमियम से बड़ा हो जा रहा है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको आपको मार्क कर लेना है, इसको आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये रहेगा बच्चों लोग। अब चलते हैं, तो हम लोग वेरीफाई कर ले कि डाटा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा उसको सपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग जानेंगे इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं रीजन्स पे, तो ध्यान देना बच्चों लोग। जब भी आप 1 से लेके, जब डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड मूव करते हो आप,
एक सेकेंड, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसको आप ऐसे समझो, ध्यान देना इसको थोड़ा सा, इसका रीजन क्या होगा इसको ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग को। देखो ध्यान से, जब भी आप डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड मूव करते हो, अलोंग द पीरियड मूव करते हो, तो होता क्या है कि किसी भी डी फैमिली का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसी भी डी फैमिली का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चे लोग, तो जी डी फैमिली का क्या होगा, DnS2, DnS2। जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम से जिंक तक का, तो यहाँ पे क्या होगा 3Dn होगा, यहाँ पे 4s2 होगा, ठीक है। उसके नीचे में क्या होगा, यहाँ पे 4Dn होगा, 5s2 होगा, यानी ऐसा बोल सकते हैं n-1 Dn और यहाँ पे NS2, ये होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट जो S होता है पहले से फिलअप हो चुका होता है, इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है अंदर वाले डी में, अंदर वाले डी में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना है मेरे को। और ध्यान देना, जब हम बात करते हैं तो आउटर मोस्ट का S फिलअप हो चुका है, यानी बाहर का S फिलअप हो चुका है, तो बाहर का S जो है वो फिलअप हो चुका है ऑलरेडी, और अंदर वाले डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इस डी को हम ऐसे दिखा रहे हैं, पांच ऑर्बिटल से दिखा रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, ठीक। तो पहले बात करते हैं, अगर मान लेते हैं D1 से D5 में क्या हो रहा है, D1 से D5 तक में क्या होता है, तो समझो ध्यान से। यहाँ पे D1 से D5 में हो क्या रहता है बच्चे लोग, तो ध्यान देना कि D1 में क्या होगा, डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में इलेक्ट्रॉन गया, और साथ में क्या होता है न्यूक्लियस यहाँ पे है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी गया। तो जैसे तुम D1 से D5 पे जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होगा, क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम को पता होगा, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आर्गन 3d4 4s2 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट हम क्या बोलते हैं इसका, इसमें अल्टीमेटली हो क्या जाता है, तो इसमें हो क्या जाता है कि यहाँ पे जो S का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है डी में, और 3d5 4s1 हो जाता है, 3d5 4s1 हो जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो इसमें समझोगे इस तरीके से कि जैसे तुम D1 D2 D3 D4 मूव कर रहे हो, तो आपका इलेक्ट्रॉन सिंगली फिलअप होते जा रहा है, और साथ में क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, और आपको पता है कि जो डी का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग क्या होता है, पुअर होता है, डी का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पुअर होगा, और जैसे आपका प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होता है, जो आउटरमोस्ट क्लाउड पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो आउटरमोस्ट जो क्लाउड है ना, इस क्लाउड पे दो फोर्स काम कर रहा है, इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, किसका, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहा है, और साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, 3D में, वो उसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसको रिपल्सन मिल रहा होगा। इन दोनों फोर्स में इस रीजन में, इस एरिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है ओवर फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो, उस कारण प्रोटॉन आएगा, डी का इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग होता है पुअर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आउटर मोस्ट क्लाउड पे आपका अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है इस एरिया में, कब तक, D1 से लेकर D5 तक। अब बात करते हैं अगर इसी में कि D6 से D8 में क्या होता है, D6 से D8 तक में क्या होगा, तो आप इसको समझोगे यार, जैसे जैसे D6 से D8 में मूव कर रहे हो, आउटरमोस्ट सेल 4s है, और अंदर वाले 3D में आपका इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो इसको इजीली दिखाने के लिए फिर से मैं बॉक्स बना देता हूँ, 5 बॉक्स में आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हो, ठीक है। तो देखो यार, D6 में अब करते हो ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन 5 तो भर चुके हो, D6 से क्या होता है, पेयरिंग होना स्टार्ट होता है, D6 से क्या होता है, ये आपका D6 में क्या होगा, पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, ये पेयरिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो पेयरिंग का हम बात कर रहे हैं,
तो अब ध्यान देना, पेयरिंग का मतलब क्या होता है? पेयरिंग का मतलब है एक ही ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। तो पेयरिंग जो प्रोसेस होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। और आपको पता है कि लाइक चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में रिपेल करेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल करता है, आपको पता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो तुम डाल रहे हो, चल रहा है, तो आउटर मोस्ट क्लाउड पे अट्रैक्शन फोर्स तो है, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स आपके पास है, और यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स भी है, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उस पर एक रिपल्सन फोर्स भी है। तो यहाँ पे इस पेयरिंग प्रोसेस के कारण, इस पेयरिंग के कारण रिपल्सन फोर्स फर्दर इंक्रीज करता है। रिपल्सन फोर्स जो होगा फर्दर इंक्रीज करता है, और ऐसा इंक्रीज करता है कि अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन फोर्स आएगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स एक प्रोटॉन के कारण आता है, उतना पेयरिंग के कारण रिपल्सन फोर्स भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन आपस में बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन आपस में क्या करेगा, बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इस जोन में पेयरिंग के कारण आपके रिपल्सन फोर्स में हल्का सा इंक्रीज होता है, और जो इंक्रीज है ये अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। तो इस जोन में क्या होता है कि आपका अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या होता है, आपस में नियरली क्या होता है, बैलेंस करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इस जोन में आपका साइज क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेडियस में कोई ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा आपको, रेडियस में कोई ज्यादा आपको चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगले आगे में क्या होता है, तो ध्यान देना। और बात करते हो D9 एंड D10 में, तो D9 एंड D10 का बात कर रहे हो आप लोग, तो ध्यान देना D9 में क्या होता है, तो देखो इसमें आउटर में फिर से पोरस 2 है, और हम D9 का बात कर रहे हैं, तो D9 में ध्यान देना, D9 में होना क्या चाहिए था, तो D9 किसका होता, कॉपर का होना चाहिए था। तो कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था, कॉपर का कॉन्फिगरेशन होना चाहिए था आर्गन 3D9 4s2, यानी 3D9 4s2 होना चाहिए था ऐसा। बट ऐसा होता है क्या, नहीं, कॉपर में एक्सेप्शन होता है। कॉपर में क्या होता है, चलो एक्सेप्शन होता है। तो कॉपर का एक्चुअली होता क्या है, तो कॉपर का एक्चुअली होता है आर्गन 3D10 4s1 होता है, 3D10 4s1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मेरा है कि कॉपर में अगर आप निकल से आगे बढ़ रहे हो, 28 से आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पास पेयरिंग, एक एक्स्ट्रा पेयरिंग होना चाहिए था। मतलब D8 में इतना था, तो D9 में ऐसा होना चाहिए था। D9 में क्या होना चाहिए था, आपका ऐसा होना चाहिए था, एक ही पेयरिंग होना चाहिए था। बट होता क्या है कि D9 में होता क्या है, एक्सेप्शन होने के कारण क्या होता है, एस का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाता है कहाँ पे, तो एस का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर गया डी में, तो जी में जंप कर गया, तो अचानक से 2 पेयरिंग हो जाएगा, अचानक से डी में 2 पेयरिंग हो जाएगा। तो एस का जो इलेक्ट्रॉन है उसको जंप करवा दो डी में, डी में जंप कर जाएगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, और वहां पे क्या बचेगा, वहां पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अचानक से चूंकि 2 पेयरिंग हो गया, तो 2 पेयरिंग फोर्स जो होगा उसमें रिपल्सन फोर्स क्या होगा, रिपल्सन फोर्स अचानक से क्या होता है, और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस डबल पेयरिंग इस डबल पेयरिंग के कारण आपका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो अट्रैक्शन से बड़ा हो जाता है, अट्रैक्शन से बड़ा हो जाता है। इसलिए क्या होता है, साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये हो गया कॉपर का बात, यानी D9 का केस। इसके अलावा जब जिंक का बात करो, जिंक मतलब लास्ट एलिमेंट, जिंक मतलब लास्ट एलिमेंट, तो जिंक में क्या होता है, D10 होता है। तो यहाँ तो पेयरिंग है ही, और जिंक में क्या होगा, जब जिंक लोगे तो जिंक में एस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो एस में भी एक और पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया। एक और पेयरिंग होगा, तो कॉपर के रिस्पेक्ट में और ज्यादा रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो कॉपर के रिस्पेक्ट में और ज्यादा रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो जिंक का साइज क्या होगा, जिंक का साइज और भी बड़ा हो जाएगा, जिंक का साइज और भी बड़ा हो जाएगा देन कॉपर। जिंक, इसलिए क्या होता है, इस जोन में कॉपर का साइज यहाँ पे है, तो जिंक का साइज और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिंक में 4s में पेयरिंग हो गया, तो 4s का पेयरिंग के कारण उसमें एक एक्स्ट्रा रिपल्सन आएगा जो उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका यहाँ पे रीजन्स। ठीक है, इसमें एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक और मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बच्चे लोग। यहाँ पे मैं बात किया था कि D1 से D5 में, D1 से D5 में क्या है बच्चे लोग, D1 से D5 में मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक एक्सेप्शन था आपके पास कि क्रोमियम का साइज Mn से छोटा होता है। क्यों ऐसा होता है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। तो यार इसका ध्यान दें, क्रोमियम एक्सेप्शन होता है ना, क्रोमियम एक्सेप्शन क्या होता है, क्रोमियम एक्सेप्शन क्या होता है कि इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3D5 4s1, जबकि होना क्या चाहिए था, जबकि होना चाहिए था क्या,
होना चाहिए था आर्गन 3d4 4s2 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अब इसके कारण होता क्या है कि एस का इलेक्ट्रॉन जब डी में जंप करेगा, एस का इलेक्ट्रॉन जब डी में जंप करेगा तो उसको हम दिखा रहे हैं, तो ये आपका एस का इलेक्ट्रॉन है 4s1। जब डी में जंप जंप करेगा तो आपको पता है कि डी का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पुअर होता है। डी का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग क्या होता है, चलो पुअर होता है। डी का इलेक्ट्रॉन का जब शील्डिंग पुअर होगा तो D4 पहले था और इसमें एक्स्ट्रा जंप करके D5 हो गया। तो D5 होगा तो क्या होगा, अचानक से इस आउटर मोस्ट क्लाउड पे अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगा। इस जंप के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चूंकि डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो चुका है तो 5 का शील्डिंग और ज्यादा पुअर होगा। तो 5 का शील्डिंग और ज्यादा पुअर होगा तो क्या होगा, तो आपका अट्रैक्शन क्या होगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा, जितना साइज घटना चाहिए था उससे ज्यादा घट जाएगा, जितना साइज घटना चाहिए था उससे ज्यादा। और 3d4 रहता तो कुछ कम घटता, लेकिन यहाँ पे चूंकि एस से भी डी में जंप कर गया है तो साइज और ज्यादा रैपिडली डिक्रीज करेगा। ठीक है, पहला रीजन। सेकंड, आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि एमएन में क्या होता है, एमएन में 3d5 4s2 होता है। तो क्रोमियम के रिस्पेक्ट में क्रोमियम 4s1 था। अब एमएन में क्या होता है, एमएन में डी में इलेक्ट्रॉन तो गया नहीं, एमएन में क्रोमियम के रिस्पेक्ट में डी में तो इलेक्ट्रॉन गया नहीं, कहाँ गया, डी का 5 यहाँ पे तो वहां भी 5 है। तो पोर शील्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं रहा। बट हो क्या रहा है कि एमएन में एस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी एस में पेयरिंग हो गया। अब एस का पेयरिंग मतलब क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट क्लाउड में एक्स्ट्रा पेयरिंग होने का मतलब क्या होगा, रिपल्सन फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो क्या होगा, उस रिपल्सन फोर्स के कारण एमएन का साइज में और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एमएन का साइज में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि अल्टीमेटली साइज ऑफ क्या होगा, चलो एमएन का जो साइज होगा वो क्रोमियम से क्या होता है, लार्ज हो जाता है, इन सारे पैरामीटर्स के कारण। ठीक है।